हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि होम साइंस में हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने सारे सब्जेक्टों को कवर करते हुए क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो आज लगभग वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे की जो हमारी प्लानिंग चल रही है वो हमने इस टाइप से फ्रेम बनाया है कि आपके जो ये पांचों ब्रांच हैं, इसकी जो पांचों शाखाएं हैं होम साइंस की, वो सारी हम उसमें कवर कर देंगे। तो उससे बाहर आपका पेपर में कुछ भी नहीं मिलेगा, उससे आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका इसी बार सिलेक्शन हो जाए, आपको सीट इसी बार मिल जाए। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी क्लास में पहला क्वेश्चन क्या होगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया करता है। मतलब पूछा है कि एक व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, वो 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया करता है। तो जो पहला ऑप्शन दिया है वो है 15 से 18 बार, 12 से 16, 60 से 72 और 80 से 90। तो बच्चों, अगर क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि 1 मिनट में श्वसन क्रिया, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 से 18। और इसके विपरीत अगर क्वेश्चन में हमसे पूछ ले कि नाड़ी की श्वसन दर कितनी होती है, वहां ऑप्शन क्वेश्चन में लिखा होगा नाड़ी की श्वसन दर, तो वहां हम आंसर लगाएंगे 72 बार। यहाँ पूछा था श्वसन दर की क्रिया कितनी बार होती है, तो वो 15 से 18 बार होती है। हो सकता है ऑप्शन में 12 से 18 हो, 13 से 18 हो, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर लगा देंगे। यहाँ जो राइट आंसर वो होगा हमारा 15 से 18। और हमसे नाड़ी की पूछा है तो हम बताएंगे 72 बार, 72 बार। नेक्स्ट है, वायु कोश पाए जाते हैं। वायु कोश का हमसे पूछा है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। श्वास नली में, हृदय में, फेफड़े में या फिर वृक्क में। तो बच्चों, जो ये वायु कोश होते हैं ये हमारे फेफड़ों में पाए जाते हैं। और हमारे फेफड़ों में जो इसकी संरचना होती है वो होती है एक मधुमक्खी के छत्ते के समान। और अगर हमसे संख्या में पूछ ले कि ये वायु कोशों की संख्या कितनी होती है मानव शरीर में, तो हम बताएंगे 15 करोड़। 15 करोड़ की संख्या में ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं। मानव शरीर में वायु कोशों की संख्या, वायु कोशों की जो संख्या होती है वो होती है 15 करोड़। कभी कभी जो क्वेश्चन बना लेते हैं वो यहाँ से भी बन जाता है कि वायु कोशों की संख्या कितनी होती है मानव शरीर में, तो हम बताएंगे 15 करोड़। और जो ये वायु कोश होते हैं वो मानव शरीर में एक मधुमक्खी की छत्ते की संरचना में बने हुए होते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारे फेफड़ों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अचल जोड़ कहाँ पाया जाता है। बच्चों, अचल जोड़ पूछा है तो सबसे पहली बात तो यही है कि अचल जोड़ होता क्या है। तो अचल जोड़ वो होता है जो हिल डुल ना सके, मतलब फिक्स है। दो हड्डियां हैं वो आपस में इस तरह से फंसी हुई हैं कि वो आपस में फिसल नहीं सकती, हिल डुल नहीं सकती हैं, और उनके बीच में इस तरह का पदार्थ होता है कि वो आपस में रगड़ भी ना खाए। तो ये अचल जोड़ जो होता है ये हमारे कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन में दिया है कोहनी है, खोपड़ी है, घुटना है, कलाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ये हमारा खोपड़ी में पाया जाता है। कोहनी, घुटने और कलाई में हमारी कंदुक खलिका संधि पाई जाती है। जो ये जो हमारा राउंड राउंड होता है, घुटने होते हैं, ये कलाई होती है, ये सब यहाँ पे कंदुक खलिका संधियां पाई जाती हैं। और ये अचल संधियां जो है हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं और ये निरंतर कार्य करती रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है बच्चों की, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं। तो हम संख्या में बताएंगे तो कितना बताएंगे, होती हैं हमारी 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24। नेक्स्ट है, हाथी पांव रोग फैलाता है। बच्चों, ये पांव है, हाथी पांव रोग फैलता है, किसकी वजह से फैलता है। पहला ऑप्शन है हमारा, मच्छर के काटने से, मक्खी से, अशुद्ध भोजन से या फिर अशुद्ध जल से। तो बच्चों, जो ये हाथी पांव रोग होता है ये एक मादा मच्छर होती है जिसे क्यूलेक्स कहते हैं, उसके काटने से फैलता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, मादा मच्छर के काटने से होता है। और ये मच्छर में पूछे तो मादा मच्छर है जिसका जो होती है क्यूलेक्स, मच्छर का नाम है क्यूलेक्स। और इस ये किसके कारण फैलता है, तो इसका एक अंत्य परिजीवी कृमि होता है, एक कीड़ा होता है जिसके कारण ये रोग फैलता है। उस कीड़े का नाम है
एक परिजीवी है, एक परिजीवी कृमि है जिसका नाम है वूचेरिया वूचेरिया ब्रेनक्रोफटाई। ये इसके रोग फैलने का कारण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि एक परिजीवी होता है, ये एक कृमि होता है जिसके कारण से ये हाथी पांव रोग फैलता है। और ये जो होता है ये दो द्विपदीय होता है, मतलब पहला जो इसका पद होता है वो मनुष्य होता है और जो दूसरा होता है वो मादा मच्छर होती है। जो मादा मच्छर होता है वो क्या करता है कि अपनी लार के द्वारा मनुष्य के रक्त में इस रोग के रोगाणु को फैला देता है और व्यक्ति जो होता है वो इस रोग से संक्रमित हो जाता है। कई बार क्या होता है, ये हाथी पांव की जगह हमें लिखा हुआ मिलेगा, हाथी पांव की जगह एक और नाम होता है, वो है फील गांव। इसका एक और नाम है बच्चों फील गांव। या तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछेगा फील गांव रोग फैलता है या फिर पूछेगा हाथी पांव रोग फैलता है। तो जो हम इसका आंसर बताएंगे मादा मच्छर के काटने से फैलता है और ये जो मादा मच्छर होती है वो होती है हमारी क्यूलेक्स। नेक्स्ट है हमारा सबसे खतरनाक अस्थि भंजन है। अस्थि भंजन पूछा है जो सबसे खतरनाक है। ऑप्शन में दिया है साधारण अस्थि भंजन, जटिल अस्थि भंजन, पचड़ी अस्थि भंजन या बहुखंडी अस्थि भंजन। तो बच्चों जो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जटिल अस्थि भंजन। जटिल अस्थि भंजन में क्या होता है कि जो हमारी अस्थि है, हड्डी है, वो टूटकर किसी अन्य अंग में घुस जाती है। मतलब कोई पसली की हड्डी टूट गई और वो टूटकर हमारे फेफड़ों में घुस गई, तो ये होता है हमारा जटिल अस्थि भंजन। ये वाली सिचुएशन जो होती है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दर्दनाक होती है। इसमें क्या होता है, कोई एक ऐसी अस्थि या हड्डी टूट जाती है जो टूटकर अपने दूसरे किसी अंग में घुस जाती है। तो ये होता है हमारा सबसे खतरनाक अस्थि भंजन जो होता है जटिल अस्थि भंजन। साधारण भंजन वही है कि हम गिर गए, फिसल गए तो हमारी कहीं से हड्डी टूट गई, वो हमारा साधारण है। पच्चड़ में भी वही होता है कि जो हड्डी है वो कहीं घुस के कोई दूसरे पार्ट में चली जाए। अब बहुखंडी जो होता है कि एक हड्डी बहुत सारी जगहों से टूट गई हो, तो वो होता है हमारा बहुखंडी भंजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, 7th क्वेश्चन है हमारा, सिल्वेस्टर विधि में घायल व्यक्ति को लिटाया जाता है। तो बच्चों जो ये सिल्वेस्टर विधि होती है ये क्या होता है, जब व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, जब व्यक्ति मूर्छित हो जाता है तो उस अवस्था में व्यक्ति को क्या किया जाता है कि समतल स्थान पर लिटा दिया जाता है। समतल स्थान पर लिटा देने के बाद उसको, उसका जो सर है, उसके सर और कंधे के नीचे एक तकिया लगा दिया जाता है, सर वाले पार्ट को ऊपर कर दिया जाता है। एक व्यक्ति पीछे बैठता है उसके सर की तरफ और एक व्यक्ति उसके सामने बैठता है। सामने बैठकर उस व्यक्ति को कृत्रिम श्वास दी जाती है क्योंकि वो मूर्छित हो जाता है उस टाइम पे। तो अगर हमसे पूछता है कि सिल्वेस्टर विधि किसको दी जाती है, तो किसी मूर्छित व्यक्ति को दी जाती है जो बेहोश हो गया हो। और ये कैसे दी जाती है, उसमें व्यक्ति को कैसे लिटाया जाता है, तो बच्चों उसमें व्यक्ति को समतल भूमि पर लिटाया जाता है, एक सहार भूमि पर लिटाया जाता है और कंधे और सर के नीचे एक तकिया, कोई गद्दा लगा दिया जाता है जिससे उसके सर को सहारा मिल जाए और सर थोड़ा ऊपर हो जाए। तो नेक्स्ट है हमारा, कृत्रिम श्वसन देने की विधियों में प्रक्रिया को 1 मिनट में दोहराना चाहिए। बच्चों एक कृत्रिम श्वसन दिया जा रहा है, मतलब आर्टिफिशियल एक व्यक्ति को सांस दी जा रही है, तो ये प्रक्रिया कितनी बार दोहरानी चाहिए, तो ये हमें दोहरानी चाहिए 12 से 13 बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 13 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, सेफर विधि में रोगी को लिटाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन में हमसे सिल्वेस्टर विधि पूछी थी जहां व्यक्ति मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उनको कैसे लिटाया जाता है। यहाँ पर हमसे सेफर विधि पूछी है। तो जो सेफर विधि होती है इसमें क्या होता है, व्यक्ति मतलब पानी में डूब जाता है, पानी में डूबने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, उसको कृत्रिम श्वास दी जाती है। तो इसमें व्यक्ति को कैसे लिटाया जाता है, अधोमुखी दशा में लिटाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधोमुखी दशा। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को उल्टा लिटाया
लिटा दिया जाता है, पेट के बल उसको लिटा दिया जाता है, पीठ ऊपर हो जाती है और उसका जो सर है वो एक तरफ कर दिया जाता है। पीछे एक व्यक्ति बैठा होता है जो उसको कृत्रिम श्वास के द्वारा उसको होश में लाने की कोशिश की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधोमुखी दशा। लाबार्ड विधि का प्रयोग किया जाता है। बच्चों देखो ये 3 विधियां होती हैं और इन 3 विधियों से क्वेश्चन जरूर बनता है। एक सिल्वेस्टर विधि हो गई, एक हमारी सेफर विधि है, एक हमारी लाबार्ड विधि है। तो यहाँ पे हमें लाबार्ड विधि पूछा है। लाबार्ड विधि जो होती है ये होती है पसली की हड्डी टूट जाने पर व्यक्ति को लाबार्ड विधि का प्रयोग कराया जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे किसी की पसली या हड्डी टूट जाती है तो व्यक्ति को सीधे लिटा दिया जाता है, हाथ उसके पीछे कर दिए जाते हैं और उसकी टंग को सामने बैठता है एक व्यक्ति और उसकी टंग को पकड़ता है, 2 मिनट के लिए खींचता है, 2 मिनट के लिए छोड़ता है, 2 मिनट के लिए पकड़ेगा, 2 सेकंड के लिए छोड़ेगा। तो जब 2 सेकंड के लिए पकड़ रहा है, 2 सेकंड के लिए छोड़ रहा है, ये क्रिया वो तब तक करेगा जब तक वो व्यक्ति होश में ना जाए, उसकी श्वसन जो प्राकृतिक श्वसन है उसका फिर से ना चल जाए। तो इस तरह से उसको कृत्रिम श्वास दिलाई जाती है। तो हमारी जो लाबार्ड विधि है वो उस व्यक्ति को दिलाई जाती है जिसकी पसली या हड्डी टूट गई हो। सेफर विधि जो होती है वो उस व्यक्ति को दी जाती है जो पानी में डूबने से मूर्छित हो गया हो, और जो हमारी सिल्वेस्टर विधि होती है वो उसको दी जाती है जो व्यक्ति मूर्छित हो गया हो, चक्कर आ गए हो किसी कारण से। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापक्रम होता है। बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन को देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये आप इसको एज इट इज याद करके रखिएगा कि जो एक सामान्य तापक्रम होता है, औसत तापक्रम, वो होता है हमारा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट, अब नेक्स्ट है हमारा 1 डिग्री ताप बढ़ने पर नाड़ी की गति बढ़ जाती है। नाड़ी की गति हमसे पूछी है कि 1 डिग्री ताप बढ़ गया मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, हमें फीवर हो गया, मानो 99 हो गया, 100 हो गया, हमारे शरीर का ताप बढ़ गया, तो उसमें नाड़ी की गति कितनी हो जाएगी। तो देखो ऑप्शन में क्या दिया है, 15 बार, 10 बार, 20 बार, 5 बार। तो बच्चों आप याद रखेंगे कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है तो जो नाड़ी की गति है वो बढ़ जाती है हमारी 10 बार। 13 क्वेश्चन है हमारा, 4 वर्ष से 7 वर्ष के बालक की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। क्वेश्चन पूछा है कि 4 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक का बालक है, उसकी नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। तो कितनी होती है बच्चों, 10 से 40 बार, 40 से 60 बार, 99 से 101 बार, या फिर 90 से 100 बार। तो बच्चों जो 4 से 7 साल का बच्चा है उसकी जो नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है वो होती है हमारी 90 से 100 बार। सॉरी। नेक्स्ट है, मांसपेशियां शरीर भार का कितने प्रतिशत भाग बनाती हैं। कितने प्रतिशत पूछा है भाग बनाती हैं। ऑप्शन में दिया है 30% है, 40 है, 50 है या 60 है। तो बच्चों जो मांसपेशियां हमारे शरीर का भार बनाती हैं वो बनाती हैं 50%। और हमसे अगर पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या, पेशियों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है संख्या में 600। मांसपेशियों की जो संख्या होती है, मांसपेशियों की संख्या ये होती है हमारी 600। ठीक है, ये आप अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। संख्या में पूछता है तो 600 होती है। और मानव शरीर में कितना भार बनाती है, तो ये 50% भार जो होती है मांसपेशियां हमारे शरीर में बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। बच्चों यहाँ पे आप ध्यान रखना कि आपसे कुल पूछा है। अगर हमसे कुल पूछा जाता है तो हम बताएंगे 22। ठीक है, अगर कुल पूछा जाता है तो हम बताएंगे 22। और 22 कैसे होती हैं, ये होती हैं 8 प्लस 14 इज इक्वल टू 22। 8 जो होती हैं वो होती है हमारी कपाल में और 14 होती हैं हमारी चेहरे में, फेस में। टोटल मिला के हमारी बन जाती हैं 22। अगर हमसे कपाल में पूछेगा तो हम 8 बताएंगे, चेहरे में पूछेगा, फेस में पूछेगा तो हम 22 बताएंगे, और टोटल खोपड़ी की कुल अस्थियां हमसे पूछेगा तो हम बताएंगे 22। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है,
मांसपेशियों के निर्माण वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन में दिया है विटामिन है, खनिज है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या खनिज है। तो बच्चों आपको पता है कि ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ ये जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, ये अमीनो अम्लों से मिलकर इनका निर्माण होता है, वृद्धि विकास में सहायक होते हैं। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विटामिन एवं खनिज लवण। विटामिन और जो खनिज लवण होते हैं ये हमारी शरीर की वृद्धि और विकास में बहुत ही सहायक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन एंड खनिज। नेक्स्ट है, कंकाल तंत्र को आकार एवं सौंदर्य प्रदान करने वाला तंत्र कौन सा है? मतलब ये हमारा कंकाल तंत्र है पूरा, इसको आकार और सौंदर्य प्राप्त करने वाला जो तंत्र है वो कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया है तंत्रिका पेशी है, पेशी तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है या पाचन तंत्र है। तो बच्चों जो कंकाल को सौंदर्यता और आकार प्रदान करता है वो होता है हमारा पेशी तंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेशी तंत्र। नेक्स्ट है, शरीर की उन मांसपेशियों को क्या कहा जाता है जो व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं? सॉरी, मतलब हमसे पूछा है कि ऐसी कौन सी मांसपेशियां हैं जो व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं? तो वो कौन सी हैं? अरेखित हैं, रेखित हैं, हृदय है या उपयुक्त सभी हैं? तो बच्चों जो ये मनुष्य की इच्छा के अनुसार जो कार्य करती हैं वो होती है हमारी रेखित पेशी, और इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। लगातार काम करने के बाद इन पेशियों में थकावट भी हो जाती है, इसलिए विश्राम की भी आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये जो हमारी ऐच्छिक पेशियां होती हैं ये मनुष्य के इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। और फर्स्ट ऑप्शन में दिया है हमारा अरेखित पेशियां। अरेखित पेशियां जो होती हैं इसे अनैच्छिक पेशी भी कहा जाता है। ये जो पेशियां होती हैं ये मानव की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, ये निरंतर बिना रुके कार्य करती रहती है। इनका जो कार्य है वो निरंतर चलता रहता है, इसमें मानव का कोई इंटरफेयर नहीं होता। हमारी हृदय पेशी है, पाचन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, वृक्क है, ये सब जो होती हैं हमारी अनैच्छिक पेशियां होती हैं जो बिना रुके बिना थकावट के निरंतर कार्य करती रहती हैं। हृदय पेशियां जो होती हैं हमारी हृदय में पाई जाती हैं। यहाँ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा रेखित पेशियां जो व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। वसा के पाचन से क्या बनता है? बच्चों पूछा है वसा जो हमारा ये फैट है इसके पाचन से क्या बनता है? ऑप्शन में दिया है अमीनो अम्ल, ग्लाइकोजन, ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल। तो बच्चों जो वसा के पाचन से बनता है वो बनता है हमारा ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल। वसा में क्या होता है हमारा लाइपेज एंजाइम होता है, ये लाइपेज एंजाइम जो होता है वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है जिससे इसका पाचन बहुत आराम से हो सके। ये जो एंजाइम होता है इसका महत्वपूर्ण काम होता है कि वसा को वसीय वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज करना। तो वसा के पाचन से क्या बनता है बच्चों? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल बनते हैं। अमीनो अम्ल जो होते हैं प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं, और ये ग्लाइकोजन जो होता है इसका संग्रह ग्लूकोज के रूप में हमारे यकृत में होता है। और जब हमारे शरीर को कभी ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो ये वापस जो ग्लाइकोजन है वापस ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर हमारे शरीर के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के दांत किस प्रकार के होते हैं? मनुष्य के दांतों का प्रकार पूछा है। ऑप्शन में दिया है गर्द दंती है, विषम दंती है, द्विधार दंती है या उपयुक्त सभी है। तो बच्चों गर्द दंती भी होते हैं, विषम दंती भी होते हैं, द्विधार दंती भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो मनुष्य के दांत किस प्रकार के होते हैं? गर्द दंती भी होते हैं, द्विधार दंती भी होते हैं, विषम दंती भी होते हैं, तीनों प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है?
अवशोषण पूछा है कि कहाँ होता है, ग्रहणी में होता है, आमाशय में होता है, क्षुद्रांत में होता है, बड़ी आंत में होता है। तो बच्चों हमसे सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है, तो वो होता है हमारे क्षुद्रांत में, छोटी आंत में। ज्यादातर हमारे पोषक तत्वों और भोज्य पदार्थ का जो पाचन होता है वो हमारा छोटी आंत में ही होता है, वो हमारा छोटी आंत में ही होता है। जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं उसका जो पाचन है हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है वो चलती है हमारी, पहले जो हम आहार खाते हैं वो हमारे मुख में जाता है, मुख के बाद वो हमारे ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली के बाद भोजन हमारे अमाशय में जाता है, अमाशय के बाद भोजन हमारे पक्वाशय में जाता है, पक्वाशय के बाद हमारा छोटी आंत, और फिर हमारा बड़ी आंत में भोजन आ जाता है। तो जो सबसे ज्यादा पाचन की जो क्रिया होती है वो होती है हमारी छोटी आंत में। ज्यादातर जो पाचन होता है छोटी आंत में होता है, अवशोषण जो होता है वो हमारा छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन पूछा था कि भोज्य पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छोटी आंत में होता है। और अगर इसका चक्र पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन बन जाता है कि मुख के बाद भोजन कहाँ जाता है, तो मुख के बाद भोजन हमारी ग्रास नली में, फिर अमाशय में इसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, फिर उसके बाद पक्वाशय में होता है, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में मलाशय। इस तरह से हमारी ये प्रक्रिया चलती है। नेक्स्ट है कोरोनाइजिंग परिसज्जा किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है। तो बच्चों ये जो कोरोनाइजिंग है ये दिया है ऑप्शन में एसीटेट रेशे पर, एस्बेस्टस रेशे पर, ग्लास पर, रेयन पे। तो हम याद रखेंगे ये कोरोनाइजिंग जो होती है ये की जाती है ग्लास पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लास पर। इसी के साथ एक और हमें दिया होता है वो होता है हमारा कार्बोनाइजिंग। ये है कोरोनाइजिंग, कोरोनाइजिंग जो होता है ग्लास रेशों पर किया जाता है। दूसरा इसी के साथ पूछ लिया जाता है या इससे अलग तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, वो होता है कार्बोनाइजिंग। क्या होता है कार्बोनाइजिंग? कार्बोनाइजिंग की प्रक्रिया जो होती है वो की जाती है रेशम पर, रेशम पर कार्बोनाइजिंग की प्रक्रिया की जाती है। और यहाँ पे हमें कोरोनाइजिंग पूछा था, तो कोरोनाइजिंग की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी ग्लास रेशों पर की जाती है। नेक्स्ट है हमारा 23rd क्वेश्चन, यूनिसेफ है बच्चों, यूनिसेफ पूछा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है। इसका एक क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा कि यूनिसेफ है, ऑप्शन में दिया है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फंड, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों सबसे पहली बात तो यही है कि जो यूनिसेफ है इसका जो मुख्यालय हम याद रखेंगे, इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। पर सेकंड बात, इसमें जो अधिकतर कार्य होते हैं, अधिकतर कार्य होते हैं हमारे कोपनहेगन में, कोपनहेगन में अधिकतर इसके काम होते हैं। अगर भारत में यूनिसेफ का मुख्यालय पूछ लिया जाए, बात हम भारत की करें, भारत में यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा जाए तो बच्चों हम बताएंगे नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका आंसर बताएंगे। इसके साथ साथ जो यूनिसेफ है ये हर वर्ष प्रति वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनि यूनि यूनि
यूनिसेफ जो दिवस होता है हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जो भारत में मुख्यालय है वो हमारा नई दिल्ली में है, और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो वो न्यूयॉर्क में है, पर इसके जो अधिकतर कार्य होते हैं वो कोपनहेगन में होते हैं। यूनिसेफ ने एक अभियान चलाया था, जो अभियान था हमारा मातृ शिशु कल्याण मृत्यु दर। ये अभियान बहुत ज्यादा चला था, इसमें बहुत ज्यादा वर्क किए गए थे। इसके साथ साथ इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946। ठीक है बच्चों, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये हम बहुत याद रखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो 1946 में हुई थी, 11 दिसंबर 1946, जिस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। साथ के साथ इसमें क्या होता है, अब इसमें से दो वर्ड हटा दिए गए हैं, एक इमरजेंसी हटा दिया गया है, इंटरनेशनल हटा दिया गया है, और एक इमरजेंसी हटा दिया गया है। इससे ये दो वर्ड हटा दिए गए हैं। देखो पर ये कैसे हटाए गए, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1949 में भारत के साथ काम करना शुरू किया था। भारत के साथ काम शुरू किया 1949 में। फिर क्या होता है, 1950 में इसमें कुछ आवश्यक चेंजेस किए गए, आवश्यक परिवर्तन किए गए, और 1953 में ये यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थायी सदस्य बन गया। स्थायी सदस्य बन गया यूएनओ का, और इसमें से इंटरनेशनल और इमरजेंसी को हटा दिया गया। इमरजेंसी को हटा दिया गया, दोनों ई को हटा दिया इसमें से। तो अब जो यूनिसेफ है वो है हमारा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। अब हमसे पूछा जाए यूनिसेफ है हमारा, तो हम बताएंगे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और बच्चों याद रखेंगे इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अधिकतर जो कार्य है वो कोपनहेगन से होते हैं, और भारत में इसका मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी। भारत के साथ इसने 1949 में काम करना शुरू किया था, और 1950 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, जो 1953 में फिर इसमें क्या हुआ, ये यूएनओ का स्थायी सदस्य बन गया, और इससे दोनों ई इंटरनेशनल और इमरजेंसी को हटा दिया गया। तो अब जो हमारा यूनिसेफ बन के तैयार हो गया वो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। नेक्स्ट है हमारा 24, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अमानवीय संसाधनों का है। संसाधनों का है बच्चों, तो ये अमानवीय संसाधन जो होते हैं, पहली बात तो आप यही जान लीजिए कि अमानवीय संसाधन क्या होते हैं। अमानवीय संसाधन वो होते हैं जो मनुष्य के पास नहीं होते, मनुष्य के अंदर नहीं होते, और इसी के साथ होता है मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन वो होते हैं जो मनुष्य के अंदर होते हैं, मतलब उसके अंदर होते हैं, वो हमारे मानवीय संसाधन होते हैं। जो मनुष्य के पास नहीं है, वो बाहर से उनको अर्जित करता है, वो होते हैं उसके अमानवीय संसाधन। तो क्वेश्चन में हमसे अमानवीय पूछा है, तो देखो क्या दिया है, आय है, शक्ति है, समय है। तो जो शक्ति होती है वो मनुष्य के अंदर होती है, बिजली है, समय है, आय है। समय है, मुद्रा है, रुचि है, रुचि भी व्यक्ति के अंदर होती है, और योग्यता जो होती है ये भी व्यक्ति के अंदर होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिजली, समय, आय। बिजली व्यक्ति बाहर से प्राप्त करता है, समय भी जो व्यक्ति के बाहर से ही मिलता है, आय जो होती है वो भी व्यक्ति बाहर से ही प्राप्त करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिजली, समय और आय। आपको समझ आ गया ना। अमानवीय वो होते हैं जो व्यक्ति के अंदर नहीं होते, वो बाहर से ग्रहण करता है। मानवीय वो होते हैं जो व्यक्ति के अंदर होते हैं, मतलब रुचि हो गई, कौशल हो गया, उसकी योग्यता हो गई, ये सब क्या होते हैं, ये जो गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर होते हैं। तो ये हमारे मानवीय संसाधन होते हैं। नेक्स्ट है 25,
कौन से समूह में सभी कला के तत्व हैं? बच्चों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कला के तत्व नाम देके भी पूछ लिए जाते हैं और ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन से कला के तत्व हैं, या इनमें से एक नाम दे दिया जाएगा कि बताइए ये कला के तत्व हैं या सिद्धांत है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको जरूर एक यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, तो आज आप इसको पक्का कर लो। कला के तत्व हमसे पूछा है, तो अगर हमसे कला के तत्व की बात करें तो बच्चों ये होते हैं 7, ठीक है। और कला के सिद्धांत अगर हमसे पूछे जाते हैं, कला के सिद्धांत जो होते हैं ये होते हैं हमारे 5 हमारे कला के सिद्धांत होते हैं, ठीक है। अब हम इनको कैसे याद रखेंगे? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, कला के तत्व और सिद्धांत आपस में मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, परीक्षा में जब हमारे सामने आता है तो हम भूल जाते हैं। पर आज से हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं इसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, तो कैसे याद रखेंगे बच्चों? सॉरी, इसका जो कोड है वो है रेयान रन प्रथा। रेयान रन प्रथा है। अब देखो इससे कैसे कला के तत्व बनेंगे। रा से हो गया हमारा रेखा, आ से हो गया हमारा आकार, ना से हो गया हमारा नमूना, रंग से हो गया हमारा रंग, पा से हो गया हमारा प्रकाश, और पोत 7th है हमारा था, इससे हो गया हमारा रिक्त स्थान। तो ये कला के तत्व को याद करने का एक कोड है, रेयान रंग प्रथा। इससे हम कला के तत्व को याद रखेंगे। रे से रेखा, आ से आकार, ना से नमूना, रा से रंग, पा से प्रकाश और पोत, और था से हो जाएगा हमारे रिक्त स्थान। तो क्वेश्चन में पूछा था हमारे कला के तत्व 7 होते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे कौन सा दिया है? पोत दिया है, अनुपात दिया है, ये तो है नहीं। रेखा, आकार, रंग ये कला के तत्व हैं, ठीक है। यहाँ पे ले दे दिया तो ये नहीं हुआ, यहाँ संतुलन हो गया तो ये भी नहीं हुआ। ये हमारे हैं इसके सिद्धांत, इसके प्रिंसिपल हैं। अब देखो सिद्धांत कैसे याद रखेंगे? हम याद रखेंगे सिद्धांत को, इसका जो कोड है वो है असबल। असबल से हम याद रखेंगे, अ से होता है बच्चों अनुपात, सा से होता है हमारा संतुलन और समरूपता, बा से है बल, और ला से है लय। ये हमारे इसके हो गए 5 सिद्धांत। 5 कला के तत्व हैं। इससे 101% आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आज से आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है, आपको अच्छे से रट लो। कला के तत्व हमसे पूछा जाएगा तो हम बताएंगे रेयान रंग प्रथा, और हमसे अगर कला के सिद्धांत पूछेगा तो हम असबल बताएंगे, और इजीली हमें नाम याद हो जाएंगे। अब क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, रेखा पूछ ले कि रेखा क्या है, कला का तत्व है या सिद्धांत है, तो हम बहुत आसानी से बता देंगे कि रेखा हमारा कला का तत्व है। अनुपात पूछ ले, संतुलन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले इस टाइप से, तो हम बहुत इजीली बता सकेंगे। आज से हमें बिल्कुल नहीं भूलना, आप रट लो, ये दोनों कोड हैं, इन कोड को याद कर लो। तो यहाँ आपके 1 नंबर तो बिल्कुल फिक्स हो जाना है, यहाँ से 1 नंबर कहीं जाना ही नहीं है, और क्वेश्चन पक्का यहाँ से बनता ही बनता है। आप हर एग्जाम में उठा के देख लो। नेक्स्ट है हमारा 26, खमीरीकरण बढ़ाती है। क्वेश्चन में पूछा है कि खमीरीकरण बढ़ाती है, तो बच्चों पहले तो यही जान लो कि खमीरीकरण क्या होता है। खमीरीकरण जो होता है ये एमाइलेज से उत्पन्न होता है, एक एंजाइम होता है हमारा एमाइलेज। एमाइलेज एक एंजाइम है हमारा जिससे खमीरीकरण होता है, और इसकी जो भूमिका होती है वो क्या बढ़ाती है? फर्स्ट ये है पाचनशीलता है, विटामिन ए है, कैल्शियम है, कुल प्रोटीन है। तो जो खमीरीकरण है इससे एमाइलेज उत्पन्न होगा, और उससे क्या होगा कि ये जो भोज्य है ये पाचनशील बन जाएगा, मतलब पचाने में बहुत इजीली हो जाएगा, सुपाच्य हो जाएगा। तो खमीरीकरण जो होता है हमारे पाचनशीलता में हेल्प करता है, और इससे क्या उत्पन्न होता है? तो एमाइलेज जो एंजाइम है वो इससे उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है 27 हमारा क्वेश्चन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया कहलाती है। बच्चों यहाँ से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लो।
110% आपसे इसमें से ग्लूकोज से ग्लाइकोजन पूछ लेगा, या इन तीनों ऑप्शन में से देख पूछ लेगा कि ये किस टाइप से बनते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कैसे बनता है या ग्लाइकोजेनेसिस कैसे बनता है। तो हम आज इसको यही याद कर लेंगे, आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये जो प्रोसेस होती है बच्चों, यहाँ पूछा है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया। तो जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया होती है वो होती है हमारी ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, इसके पहले ऑप्शन में दिया है ग्लाइकोजीन एनालाइसिस। ये क्या होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज हम ग्रहण करते हैं, जितनी हमारी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है वो यूज कर ली जाती है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है वो हमारे ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहित हो जाता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि हमारे शरीर में फिर ग्लूकोज की कमी हो जाती है। जब ये ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ये ग्लाइकोजन जो संग्रहित है हमारे यकृत में वापस ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, और उसे ग्लूकोज के रूप में हमारा शरीर उस पर फिर से प्रक्रिया करना शुरू कर देता है। तो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज के रूप में बदलना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजीन एनालाइसिस। ग्लाइकोजन का वापस ग्लूकोज में परिवर्तन। ग्लूकोज में परिवर्तन, ये हमारा कहलाता है ग्लाइकोजीन एनालाइसिस। ये दो क्वेश्चन आपको याद हो गए। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बनने का प्रोसेस अगर हो रहा है तो ग्लाइकोजेनेसिस है, और ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज में टूट रहा है तो वो हमारा हो जाएगा ग्लाइकोजीन एनालाइसिस। थर्ड है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की भी कमी हो गई, ग्लाइकोजन की भी कमी हो गई। अब क्या होगा, जो वसा है और ये जो वसा और प्रोटीन होती हैं ये टूटकर ऊर्जा देने का काम करना शुरू कर देती हैं। जब ये टूटकर ऊर्जा देने का काम शुरू करती हैं तो वो जो हमारा प्रोसेस होता है वो कहलाता है हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस। वसा व प्रोटीन टूटकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब आप आज ही से यही याद कर लो, अगर तीनों प्रोसेस हमसे पूछ लिए जाए क्वेश्चन पक्का बनेगा। यहाँ हमसे ग्लाइकोजेनेसिस पूछ लिया था, हो सकता है नेक्स्ट टाइम हमसे जीन एनालिसिस पूछ ले या नियोजेनेसिस पूछ ले, तो हमें से इजीली बता देंगे क्वेश्चन, हमें अपने गलत नहीं करना है। और ये जो ग्लूकोसिस होता है बच्चों, ये कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ राइट आंसर था हमारा ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट है हमारा पॉलीसेकेराइड में निम्न शर्करा आती है। बच्चों ये जो पॉलीसेकेराइड है ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। मैंने आपको कल भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में हमारे तीन आते हैं, एक मोनोसेकेराइड आती है, एक डाइसेकेराइड आती है और एक पॉलीसेकेराइड आती है। कल मैंने आपको मोनो और डाई याद करा दिए थे। मोनो की फ्रेंड है GFG और डाई की फ्रेंड है SML। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, यहाँ हमसे पॉली पूछ लिया, हो सकता है क्वेश्चन में हमसे मोनो दे के पूछ ले कि ये किसके अंदर आता है, या डाइसेकेराइड का क्वेश्चन बना ले। आज हमसे बनाया पॉलीसेकेराइड निम्न में से शर्करा होती है। तो बच्चों देखो मैंने बताया था मोनो, मोनो की फ्रेंड है GFG और डाई की फ्रेंड है SML। जी से हो गया ग्लूकोज, F से हो गया हमारा फ्रक्टोज, G से हो गया हमारा गैलेक्टोज। डाई में S से हो गया सुक्रोज, M से हो गया माल्टोज और लैक्टोज। अब देखो ना हमें यहाँ ग्लूकोज दिया, ना फ्रक्टोज दिया, ना गैलेक्टोज दिया है, ना सुक्रोज दिया, ना माल्टोज दिया, ना लैक्टोज दिया। तो ये किस में चला गया बच्चों, पॉलीसेकेराइड में। तो इसका जो ये आंसर हो गया हमारा पॉलीसेकेराइड। अब आप नहीं भूलोगे ना, पॉली पूछ लिया, मोनो है तो GFG है, डाई है तो SML है, और जो अदर्स बच्चे अगर कुछ पूछा है तो वो हम अपना पॉली में डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है। बच्चों ओटाई मतलब होता है जैसे हम देखते हैं कि रजाइयां भरी जाती हैं, वहां रुई को पहले बहुत ज्यादा ओटा जाता है मार मार के। तो किस उत्पाद को आवश्यकता होती है बच्चों, तो नायलॉन होता है, ये कृत्रिम रेशा होता है, इसको बिल्कुल भी नहीं होती। रुई जो होती है, रुई को ही हमें ओटाई की आवश्यकता होती है। रेशम जो होता है, ये रेशम का तंतु इतना लंबा होता है, इतना सॉफ्ट होता है, इसको कभी ओटाई की जरूरत नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रुई। कपास को ओटाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। तने से प्राप्त होने वाला पूछा है तो बच्चों कपास है, आपको पता है कि बीज से प्राप्त होता है।
कापोक बीज है। रेशम हमारा कीट से प्राप्त होता है, प्राणी जगत से है। लीलन जो होता है ये हमारा होता है तने से प्राप्त। रेयॉन जो होता है ये होता है हमारा मानव निर्मित रेशा, मानव निर्मित। ये बच्चों प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, लेबोरेटरी में तैयार होता है। तो तने से प्राप्त होने वाला हो गया हमारा लिलन। और किस तने से प्राप्त होता है, अगर पौधे का नाम पूछ ले तो हम बताएंगे फ्लैक्स। फ्लैक्स नाम का पौधा है जिसे सन भी कहते हैं, उसके तने से हम इसके रेशे प्राप्त करते हैं। तो बच्चों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लगभग ये हमारी सीरीज कंप्लीट होने वाली है। अब जो हमने फ्रेम तैयार किया है वो ऐसा फ्रेम है, हम आपके लिए इस तरह से अपना फ्रेम तैयार कर रहे हैं कि पेपर उससे बाहर आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी डेली प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। थैंक यू।